मुझे मिठाई बहुत पसंद थी। मेरे पति रोज रात को मेरी सास और ननंद से छुपाकर मेरे लिए मिठाई लाते। रात को सोने से पहले मुझे वो मिठाई देते और कहते कि ये बहुत ही महंगी मिठाई है, सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। अपने पति की मोहब्बत देखकर मैं खुशी से फूली न समाती थी और वह मिठाई खा लेती, लेकिन मिठाई खाते ही मुझे नींद आ जाती और मैं सो जाती। लेकिन जब सुबह सोकर उठती तो मेरी अजीब सी हालत होती। एक रात मैंने मिठाई खाने का नाटक किया और ऐसे ही लेट गई। सोने का नाटक करने लगी। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। जब मेरे पति ने, दोस्तों मेरा नाम प्रीति है, एक दिन घर के काम करते हुए मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। होश आने पर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन एक बात अजीब थी। इसके बाद से मेरे पति का रवैया मेरे प्रति बहुत ही ज्यादा बदल चुका था। एक दिन मैंने यूं ही बातों बातों में कह दिया था कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारे घर में तो मिठाई बनती ही नहीं है। मेरा इतना कहना था कि अगले दिन को ही जब रात को मेरे पति कमरे में आए तो उन्होंने मेरे सामने एक डिब्बा रख दिया। मैंने पूछा इसमें क्या है, तो कहने लगे इसमें बालूशाही है, खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मैं हैरान हो गई क्योंकि इसमें पहले तो मेरे पति मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आते थे, फिर आज ये प्यार मुझ पर कैसे उमड़ आया। और सबसे ज्यादा तो हैरत इस बात पर हो रही थी कि जब मेरे पति ने कहा कि यह मिठाई मैं अपनी माँ और बहन से छुपाकर सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूं, मैं बहुत ही ज्यादा हैरान थी क्योंकि उनके बिना तो घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। मेरे पति तो अपनी माँ और बहन के हुक्म के बिना सांस भी नहीं लेते थे, फिर उनकी इजाजत के बिना ये मिठाई कैसे लेकर आ गए। खैर, मैंने सर को झटक दिया। मैंने सोचा इतने प्यार से मिठाई लाई है, ज्यादा सवाल जवाब करने से कहीं इनका मूड खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने वो मिठाई खा ली। मिठाई खाते ही मुझे नींद आने लगी और कुछ ही देर में नींद की वादियों में चली गई। सुबह सोकर उठी तो अजीब सी एक फीलिंग हो रही थी। सर भारी भारी हो रहा था, चक्कर भी आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी गिर जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं उठी। फ्रेश होकर जैसे ही किचन में गई तो मेरी सास मुझे देखते ही घूरने लगी। बोली, इतनी देर में उठकर क्यों आई हो? कुछ होश भी है? क्या टाइम हो रहा है? सास का मूड देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि शायद रात वाली मिठाई का पता चल गया, इसलिए इनका मूड खराब है। अब मैं अपनी सास को क्या जवाब देती? बात बदलने के इरादे से अपने पति के बारे में पूछने लगी। आज रमन इतनी जल्दी चले गए? मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझे घूरने लगी और बोली, क्या तुम्हारे इंतजार में बैठा ही रहता? अपनी सास का मूड देखकर मैंने कोई और बात नहीं की और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरी सास मुझे बार बार घूर घूर कर देख रही थी और एक बार तो मुझे देखकर वह अजीब तरीके से मुस्कुराई। अब तो मुझे शक हो गया कि जरूर रमन मुझसे नाराज हो गए हैं, इसलिए मेरी सास इतना खुश है। मेरा पूरा दिन परेशानी में गुजर गया। शाम को जब किचन का काम खत्म करके मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और मुझसे अजीब अजीब तरह के सवाल पूछने लगी कि तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है, तुम्हें कहाँ जाना पसंद है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है। सास के सवाल सुनकर मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। पहले तो इस तरीके के सवाल मेरी सास ने कभी नहीं पूछे। मैंने अपनी सास के सभी सवालों का जवाब दिया
और जल्द ही पीछा छुड़ाकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आई तो रमन कमरे में आ चुके थे और कल की तरह आज भी वह मिठाई अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने मेरी तरफ मिठाई बढ़ाई। मैं खुश हो गई, मतलब रमन मुझसे नाराज नहीं थे। खुशी खुशी उनके हाथों से मिठाई लेकर खाने लगी, लेकिन वह मुझे बहुत ही अजीब नजरों से घूर रहे थे। आज सब लोग मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे रमन की नजरों से चुभन महसूस होने लगी। मैंने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आखिर क्या बात है? रमन ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहना। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पहले तो सास अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, अब मेरे पति देव भी शुरू हो गए। मुझे रमन की बातों पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा रही हूं? लेकिन सच कहूं तो मुझे रमन के बदले हुए रवैये से डर लगने लगा था। मिठाई खाते खाते मुझे नींद आने लगी थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती थी। मैं जबरदस्ती अपनी आंखों को खोल रही थी, लेकिन आंखें किसी तरह नहीं खुल रही थी। बंद होती आंखों से मैंने देखा कि रमन मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं सोना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं सो गई थी। अगले दिन मेरी आंख दोपहर के समय खुली। सोकर उठी तो मेरी तबीयत आजकल से भी ज्यादा खराब लग रही थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मैं उठकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने अपनी ननंद को आवाज लगाई, लेकिन शायद उस तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। मैं जैसे तैसे चीजों का सहारा लेते हुए कमरे से बाहर निकली तो सामने ही मेरी सास और ननंद बैठे हुए थे। मैं हैरान रह गई, क्योंकि यहां तक मेरी आवाज साफ जा सकती थी। फिर भला उन्होंने मेरी आवाज का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने देखा वो कुछ बातें कर रही थी, लेकिन मुझे देखते ही वो खामोश हो गई। मैंने पूछा, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तो मुझे देखते ही खामोश हो गई। मेरी बात सुनकर मेरी सास और ननंद के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। ऐसा लगा जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वह लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। उन दोनों ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उठकर अपने कमरे में चले गए। मैं भी किचन में आ गई। अब मुझे रमन पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर ये सब लोग मिलकर मेरे साथ क्या खेल खेल रहे थे? आजकल मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैंने अपना नाश्ता बनाया और उसे लेकर कमरे में आ गई। फिर मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, बस कमरे में ही पड़ी रही। सोच सोच कर दिमाग परेशान हो रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अचानक से मेरी तबीयत क्यों खराब रहने लगी? मुझे पूरा दिन रात का इंतजार रहता, क्योंकि मुझे मिठाई की लत लग चुकी थी। मैं पूरा दिन इंतजार करती, शाम को मिठाई लाएंगे और मिठाई खाऊंगी। पता नहीं क्यों मिठाई को खाने के बाद एक सुकून सा मिलता था। जब से मिठाई खाना शुरू किया था, रात के बीच में एक बार भी मेरी आंख नहीं खुलती थी। एक दिन शाम हुई तो मैं बाहर आई और सोफे पर बैठ गई। मैं सोफे पर बैठी हुई किताब पढ़ रही थी कि तभी रमन ऑफिस से आए। शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं था। वो सीधा अपनी मां के कमरे में चले गए। मैंने सोचा उन्हें आवाज दूं, फिर कुछ सोचकर रुक गई। मैंने देखा कि कुछ ही देर बाद मेरी ननंद भी कमरे में चली गई। बहुत देर तक उन तीनों की मीटिंग चलती रही। मैं बाहर बैठी रमन का इंतजार करती रही।
बहुत देर हो गई तो मुझे रमन के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वह अपनी मां से चिल्लाते हुए कुछ बात कर रहे थे। मैं हैरान थी क्योंकि पहली बार मैंने रमन को अपनी मां पर चिल्लाते हुए सुना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि दरवाजा बंद था, आवाज साफ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में आवाज आना बंद हो गई। मैं कमरे में चली आई। थोड़ी देर में रमन भी कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर वैसा ही सुकून था जो हमेशा होता है। जैसे वह पहले ऑफिस से आते थे, जैसे ही सुकून के साथ मेरे पास आकर बैठ गए। मैं इंतजार करने लगी कि रमन मुझे कुछ बताएंगे कि वह अपनी मां के साथ चीख चीख कर क्या बातें कर रहे थे। लेकिन रमन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कुछ जानने के इरादे से मैंने ही रमन से सवाल किया, आज आप बहुत लेट हो गए ऑफिस से आने में। मेरी बात सुनकर रमन ने कहा, हाँ आज देर हो गई, खाना भी मैं ऑफिस में ही खा लिया था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए आज फिर मिठाई लाया हूं। बहुत ही अच्छी मिठाई है, इससे खा लो। लेकिन आज मैंने मिठाई खाने से मना कर दिया। मेरे मना करने पर रमन मुझसे विनती करने लगे कि प्लीज थोड़ी सी तो खा लो। इतने प्यार से लेकर आया हूं। रमन के इतने प्यार से कहने पर मैंने बस थोड़ी सी मिठाई खाई और बाकी रख दी। थोड़ी देर में ही मैं सो गई कि तभी नींद में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे सुई चुभोई हो। आज पहली बार मुझे नींद में किसी बात का एहसास हुआ था। मैंने अपनी आंखें खोली तो कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई लेकिन सामने कोई भी नहीं था। रमन सो रहे थे। मैंने लाइट बंद कर दी और सोने के इरादे से लेट गई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रमन सो नहीं रहे बल्कि सोने का नाटक कर रहे हैं। मैंने रमन को आवाज दी लेकिन रमन टस से मस नहीं हुए। फिर मैंने इसे अपनी गलतफहमी समझा और लाइट ऑफ करके लेट गई। जल्द ही मेरी आंख लग गई, लेकिन सोते हुए मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पास खड़ा बातें कर रहा है। नींद में मुझे किसी के बोलने की आवाज आ रही थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या बातें हो रही हैं। मैं अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन आंखें खुल नहीं रही थी। सुबह जल्द ही मेरी आंख खुल गई थी। मेरी आंख खुली तो रमन कमरे में ही थे और किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। मुझे जागता देखकर रमन ने फोन कॉल काट दी। मैंने रमन से पूछा, रात को हमारे कमरे में कौन बातें कर रहा था? हमारे कमरे में रात को कोई और भी था? मेरी बात सुनकर रमन एकदम से घबरा गए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं हैरानी से रमन को देखने लगी। रमन बोले, नहीं हमारे कमरे में तो कोई नहीं था, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। रमन को इतना डरते हुए देखकर मैं मुस्कुराते हुए बोली, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। कभी कभी सपने में ऐसा लगता है कि जैसे हकीकत में हो रहा है। मेरी बात सुनकर रमन को थोड़ा रिलैक्स हुए और बोले, हाँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन फिर भी मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पूरा दिन मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ उखड़ा उखड़ा रहा था। मुझे बहुत हैरत होती थी। पहले तो मेरी सास ऐसी नहीं थी, लेकिन अब आजकल पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मेरी सास ने मेरे माँ बाप से मेरा जब हाथ मांगा था तो मेरे माँ बाप की बहुत मिन्नतें की थी। शादी के लिए बहुत दबाव डाला था। जब भी कहीं से मेरा रिश्ता आता था तो पता नहीं मेरे माँ बाप लड़के वालों से क्या कहते थे कि लड़के वाले फौरन इनकार कर देते। लेकिन जब मेरी सास मेरा रिश्ता लेकर आई तो उन्होंने बहुत ही दबाव डाला था। मेरे माँ बाप ने तो मना भी कर दिया, लेकिन मेरी सास नहीं मानी और फिर
हम इस तरह हमारा जो रिश्ता था वो पक्का हो गया। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी सास ने खुद ही रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप उदास होने की बजाय खुश हो गए थे। मैं हैरान होती थी कि आखिर मेरे माँ बाप मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहते। माँ बाप बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी सास फिर से आ गई और बोली कि हमें आपकी बेटी को ही अपने घर की बहू बनाना है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। अपनी सास की बातें मुझे आज भी याद है। पता नहीं मेरी सास ने इस तरह की बातें क्यों की थी, मुझे आज तक समझ नहीं आया। शादी के शुरू के दिनों मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर पता नहीं धीरे धीरे बदलती क्यों चली गई। आजकल मुझे घर का माहौल बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। मेरे पति रमन तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, कभी कभी वह अपनी माँ से मेरे लिए झगड़ा भी कर लेते थे। एक दिन दोपहर के बाद मैं हॉल में सोफे पर बैठी थी, जब मेरी सास गुस्से से मेरे पास आई और कहने लगी, बहुत तेज हो गई हो तुम, मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हो। ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो? मैं सब कुछ जानती हूँ। ये जो तुम मेरे बेटे को परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं ना। जाने मेरी सास क्या बोल रही थी। अभी वह मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि उसी समय रमन आ गए और उन्होंने अपनी मां को रोक दिया। जैसे अगर वह ना रोकते तो वह कोई बहुत बड़ा राज बता देती। खैर, मैं कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे रमन भी आ गई। मैं बिल्कुल खामोश थी। मैं कुछ नहीं जानती थी, इसी वजह से कुछ बोल भी ना सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई थी। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी? मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूं? अब तो अक्सर मेरी सास मेरे कमरे की तलाशी लेने लगी थी। मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया। खैर, मैंने इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाला और रमन से घर जल्दी आने की वजह पूछी, लेकिन रमन ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर चले गए। और फिर रात के वक्त ही आए। उनके इंतजार में सो चुकी थी। उन्होंने ही आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतजार कर लेते मेरे आने का, और लगता है अब तुम्हें मिठाई पसंद नहीं। पहले तो मिठाई बड़े जोश और खुशी से खाती थी। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ। आज भी मैं उनकी लाई हुई मिठाई खाने लगी। जैसे जैसे मिठाई खा रही थी, मेरा सर चकराने लगा। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है, पर उस वक्त तक मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं रही थी कि मैं आंखें खोलती और उस लड़की को देखती। मुझे नींद आ रही थी। मैं उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। उस वक्त परवाह नहीं थी कि कमरे में कोई लड़की आई है या कोई लड़का। मुझे बहुत सुकून की नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गई, ये जाने बिना ही कि वह लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी। अगला सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजर गया कि वह लड़की कौन थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। मिठाई को खाते ही मुझे नींद आ जाती थी। जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी, घर में सारे लोग ही बदल गए थे। मेरे सास और ननद का रवैया मेरे साथ बुरा हो गया और मेरे पति का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के बाद जब रमन मिठाई लाए, मैंने सोचा कि मना कर दूं, फिर मैं मना ना कर सकी। कितने प्यार से रमन मुझे मिठाई खिला रहे थे।
मुझे मिठाई देकर रमन बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो किसी से बातें कर रहे थे। मैं तकिए पर सर रखकर सोने का ड्रामा करने लगी। रमन ना जाने किससे बातें कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं सोने वाले अंदाज में लेट रही थी, लेकिन अब मुझे सच में नींद आने लगी थी। जब काफी रात हो गई, कम से कम रात के 12 बज गए थे, कि तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो वो मुझे कोई डॉक्टर लग रहा था। रमन ने उससे बात की। उसे सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर बम गिरा दिया। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मुझे रमन से नफरत महसूस होने लगी। पता नहीं रमन कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अचानक ही वो दूसरा इंसान जो कमरे में आया था, वह मेरे पास आया और मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई और जैसे ही उसने मुझे इंजेक्शन लगाया, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी जान निकाल दी है। मेरा दिल किया कि मैं चीखने लगूं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त करके लेटी रही क्योंकि मुझे आगे का सच भी जानना था। पता नहीं रमन मुझसे क्या चाहता था और ये सब क्या था, लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। वो दोनों कमरे से चले गए। मैं सुबह उठी तो मेरी आंखें लाल थीं। आज तो मेरी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और मुझे यकीन हो गया था कि रमन मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। रमन ही नहीं, बल्कि उनकी मां भी मुझसे कुछ छुपा रही थी और ये लोग ना जाने मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे थे। मुझे कौन से काम में इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे नफरत होने लगी अपने पति से। मेरा दिल करने लगा मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊंगी। इस समय मैं बहुत तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर ना निकली। रात को रमन आए तो मैंने उनसे कोई बात भी नहीं की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब सा था। उन्होंने भी मुझसे कोई बात नहीं की। अचानक मेरी नजर रमन की बाजू पर गई, जहां पर एक पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं क्या हुआ, मिठाई क्यों नहीं लाई। मुझे कल की रात याद आ गई। मेरा दिल किया कि पूछूं वो मुझसे क्या चाहते हैं। कई बार कोशिश की, लेकिन फिर खामोश हो गई कि अगर मैं गलत हुई तो। फिर कल रात को मैंने देखा वो सब कुछ भी सोचने लगी। रमन अचानक क्यों बदल गए थे। कुछ तो इनके दिमाग में भी चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता रहे थे। इसके बाद काफी दिन हमारे बीच कोई खास बात नहीं हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी। मुझे यूं लगता कि जैसे मेरा सिर अभी फट जाएगा। मैं सारा सारा दिन और पूरी पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबराता रहता था। रमन अब रात को देर से घर आते और अपनी मां के कमरे में चले जाते। जिस दिन रमन कमरे में ना आते और मुझे मिठाई ना खिलाते, तो मेरी तबीयत और खराब होने लगती, जैसे मुझ पर वो लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफी रात को कमरे में आए। मैं बोली, रमन क्या चाहते हैं आप मुझसे? बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा कि सारा दिन तबीयत कितनी खराब रहती है?
मैंने आज गुस्से से तंग आकर कह ही दिया था और वो मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गए। अगले दिन मैं अपनी ननंद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए और मेरी नजर अचानक से सामने वाली टेबल पर पड़ी। मेरी आंखें वहीं पत्थर बन गई क्योंकि रमन वहां किसी और लड़की के साथ बैठे हुए थे। मैं वहां से फौरन निकल आई। मेरा दिल किया कि रमन को गोली मार दूं, तो ये थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात यही लड़की मेरे कमरे में आई थी। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू बह रहे थे। रमन मुझे धोखा दे रहे थे। वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को रमन आए। आज उसका मूड पहले की तरह ही था। वो मेरे लिए मिठाई भी लाए थे, पर कमरे में दाखिल होते ही ठिठक गए और मुझे देखकर पूछने लगे कि ये सब क्या है, क्या हुआ तुम्हें? अब भी मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? बताएं अपनी सच्चाई। क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया? क्या हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा और वो नासमझी से देखने लगे। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये कमरे का क्या हाल बना हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। रमन ने मुझे सोफे पर बिठा दिया। आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से में आज सब कुछ मैं जानना चाहती थी। रमन ने कहा, नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रमन इतनी आसानी से बता देंगे, और वो भी मेरे एक बार ही पूछने पर। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो बड़े ही आराम से बोले। रमन, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूं। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानियां नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। मैंने गुस्से में कहा। वो भी एकदम से ही गुस्से में आ गए। मेरी सच्चाई, मेरे बारे में और मेरे बारे में तुम क्या जानती हो? तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर भला मेरे बारे में क्या जानती होगी? अच्छा चलो ये मान लिया कि तुम मेरे बारे में जानती हो, तो जरा पहले अपने बारे में तो बताओ कि तुम क्या जानती हो। वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी जिंदगी का कोई राज ही नहीं जानती। मैंने रमन से पूछा, बताओ कौन था वो शख्स जो उस रात कमरे में आया था? कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते हैं मुझे नींद की दवाइयां खिलाकर? बताइए। और वो होटल में आज आपके साथ कौन लड़की थी, उसके बारे में भी बता देना। और अपनी मां की कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं। मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। रमन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, और तुम अपने बारे में ये जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप क्यों तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो और वो कहते थे कि तुम जल्द ही पागल हो जाओगी। जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी मां भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी जिद पर तुम्हें मेरी मां ने इस घर की बहू बनाया।
और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियां खिलाने की, तो एक रात थोड़ी सी मिठाई तुमने खाई थी। अपना हाल देखा था, मर जाती तुम अगर नींद की दवाई ना खाई होती। नींद वाली दवाइयां खिलाकर इलाज करवा रहा था तुम्हारा, और वह लड़की डॉक्टर है। उस दिन रेस्टोरेंट में भी वही लड़की मेरे साथ थी और मुझे तसल्ली दे रही थी कि तुम्हारी पत्नी जल्द ही ठीक हो जाएगी। जानती हो, तुम्हारे माँ बाप इसलिए तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे। तुम्हारे जन्म के कुछ समय बाद ही तुम्हारे सर में एक ट्यूमर हो गया था। उस समय डॉक्टर ने कहा कि खतरे वाली तो गांठ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर इस गांठ की वजह से तुम दिमागी मरीज हो जाओ। हो सकता है कि इस गांठ की वजह से तुम पागल हो जाओ। और यही वजह थी कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे। मेरी माँ को भी जब बाद में पता चला था तो उन्होंने भी शादी के लिए मना किया था, लेकिन मैंने जबरदस्ती अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजा था क्योंकि मुझे तुम पसंद थी और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था। शादी के शुरू शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर उसका असर दिखने लगा था। कभी कभी इधर उधर की बातें करने लग जाती तो कभी कभी सर में तेज दर्द होने लगता था, और उस दिन तो तुम चक्कर खाकर गिर ही गई थी। जब मैंने तुम्हें डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने इस बारे में पूछा तो डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप करने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मामला था। डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर तुम्हारी पत्नी ने इस बात को ज्यादा सीरियसली ले लिया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता था। तुम्हें नींद की गोलियां खिलाकर मैं तुम्हारा सारा इलाज करवा रहा था। मेरी माँ भी तुमसे इसीलिए गुस्से में रहती थी। उनका कहना था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, लेकिन मैं अपनी माँ की बात नहीं मान रहा था, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कुछ भी करूंगा लेकिन तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे लिए और खतरा बढ़ जाता, क्योंकि तुम अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही जोर डालने लगी थी। पता नहीं क्या उल्टी सीधे बातें दिमाग में सोचने लगी थी। इसलिए तुम्हारा सब कुछ जानना जरूरी नहीं था। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। मैं हक्का बक्का सी खड़ी रमन की बातें सुन रही थी। रमन की आंखों में आंसू थे। वह शायद रोना चाहते थे, लेकिन मेरे सामने खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहते थे, इसलिए खुद को रोके हुए थे। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया और मुझे तसल्ली देने लगे। रमन के गले लगते ही मुझे होश आया और मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मुझे अपनी बीमारी का सुनकर रोना नहीं आ रहा था, बल्कि रोना तो मुझे इस बात का था कि मैंने इतने मोहब्बत करने वाले पति पर शक किया। भगवान ने मेरी किस्मत में इतना प्यार करने वाला पति लिखा था और मैं इतनी गलत थी और अपने ही पति पर शक कर बैठी। मेरा रोना देखकर रमन घबरा गए। बोले, प्रीति, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मौत के मुंह से भी खींच लाऊंगा। मैं रोते हुए बोली, नहीं रमन, मुझे अपने मरने का और अपनी बीमारी का कोई गम नहीं। तुम जैसा पति पाकर तो मुझे अपनी किस्मत पर गर्व है। तुम्हारी बाहों में अगर अब मौत भी आती है तो मुझे कोई गम नहीं।
इतना कहकर मैंने दोबारा अपना रमन के सीने से सिर को टिका लिया। रमन ने भी मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मन ही मन भगवान से दुआ करने लगी कि भगवान, अगर मुझे मेरी उम्र और बढ़ाना है तो बस इतनी सी बढ़ाना कि रमन से पहले ही मुझे मौत आ जाए। रमन के बाद नहीं, क्योंकि रमन की बाहों में मरना चाहती हूँ। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।